सो आज हम लोग को स्टार्ट करना है। कौन सा टॉपिक? अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करना है। ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है? सबसे पहली बात कि जैसे मान लो लेट A1 A2 A3 टिल AN आर एनी n नंबर्स। कोई भी n नंबर्स हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि A1 A2 A3 ये सब लोग किसमें हो, AP में हो। देन arithmetic mean of these numbers will be AM is equal to sum of all the terms whole upon number of terms। ठीक है, मतलब इसको कैसे याद रखेंगे? sum of all the terms और नीचे क्या रखेंगे? whole upon number of terms। ये क्या हो गया? A1 A2 A3 till AN का अरिथमेटिक मीन। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर तुम लोग में से कोई बाय चांस मीटिंग से बाहर निकल जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इन सम कनेक्शन, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो मेरे को मैसेज कर देना। तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर देना कि प्लीज लेट मी इन, तो मैं तुरंत तुमको इन कर दूंगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि देख नहीं पाते हम लोग। चलो, सो इसी बेसिस पे अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स A and B, that will be sum of terms whole upon 2, number of terms A plus B by 2। आई बात समझ में? अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 5, 9, 10। चलो इसको करो, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 5, 9, 10। हो गया? तो इन ये 4 टर्म्स हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 3 + 5 + 9 + 10 होल अपॉन कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स, होल अपॉन 4। तो 8, 18, 27 अपॉन 4 which is 6.75 आंसर। ठीक है, ये हुआ अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, मतलब इसी में अरिथमेटिक मीन में इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A and B। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स A and B। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्या है
जरा देखो, इसमें हम लोग दो सब पार्ट पढ़ते हैं। पहला सब पार्ट कि इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन सर बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा सब पार्ट पढ़ते हैं हम लोग इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सर हाँ, सर आप एक और बार बता सकते हैं क्या? मैं अभी ज्वाइन की हूँ। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है? अभी हम लोग ने स्टार्ट यहाँ से किया है, अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट किया है। सो जैसे मान लो मेरे पास n टर्म्स हैं, a1 a2 a3 टिल an। इनका अगर अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स होल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होल अपॉन n। जैसे एवरेज निकालते थे ना, एग्जैक्टली सेम। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स इज सम ऑफ ऑल टर्म्स होल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे ही अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएगा? दो टर्म्स हैं तो इनका सम a प्लस बी होल अपॉन 2। सो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3, 5, 9, 11। तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 10 होल अपॉन, देयर आर 4 टर्म्स, so whole upon 4, so I will be getting 6.75। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। सो इसमें दो सब पार्ट पढ़ते हैं। पहला सब पार्ट है इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, और दूसरा सब पार्ट है इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो पहला सब पार्ट क्या कहता है कि a और b के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो। इंसर्शन ऑफ वन अरिथमेटिक मीन मतलब एक ही नंबर इंसर्ट किया जिसके कारण ये तीनों के तीनों टर्म्स किस में हो जाए? एपी में हो जाए। जिसके कारण ये तीनों के तीनों टर्म्स किस में हो जाए? एपी में हो जाए। तो मेरे को इस नंबर की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। नाउ सिंस दीज थ्री टर्म्स आर इन एपी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन is equal to a plus b, therefore arithmetic mean is equal to a plus b by 2। arithmetic mean क्या आ जाएगा हमारा? a plus b by 2। सर इसका एक स्टेटमेंट क्या होगा? इसका डेफिनेशन, हाँ सर। डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b is a number so that a arithmetic mean and b becomes an AP। ये अगर मैं सो कॉल्ड डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ठीक है। सो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी बाय 2। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इज a प्लस बी बाय 2। तो एक बार वो स्टेटमेंट दिखाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि a प्लस बी बाय 2 एंड b ये हमेशा AP फॉर्म करेंगे।
ये हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, एक एपी फॉर्म करेंगे। और विश्वास नहीं हो रहा हो तो देख भी सकते हो। जैसे मान लो मैं T2 माइनस T1 निकालूं, तो a प्लस बी बाय टू माइनस ए, तो ये b माइनस ए बाय टू। और अगर मैं T3 माइनस T2 निकालूं, तो b माइनस ऑफ a प्लस b बाय टू, तो अगेन इट विल बिकम b माइनस ए बाय टू। तो देखो ये लोग इक्वल हैं कि नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इसका यह मतलब है कि a प्लस बी बाय टू और b किस में होंगे, AP में होंगे। इतनी बात क्लियर है। बोलो क्लास। यस सर। ओके अच्छा अब मेन टॉपिक आता है ये सेकंड सब पार्ट, इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो सेकंड सब पार्ट क्या है, इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। देखो n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है वी नीड टू इंसर्ट n numbers between a and b so that entire series becomes NAP. So what I mean to say is, जैसे मान लो ये A है और ये B है, अब इनके बीच में n नंबर्स इंसर्ट करना है। सो से A1, A2, A3 and so on till AN। ये ये n नंबर्स इंसर्ट किए, तो इन्हीं को मैं क्या कहता, these are what the n arithmetic means। ठीक है, उसके कारण यहां से लेके यहां तक जो पूरी सीरीज बन रही हो वो कैसी सीरीज बन रही हो, एपी बन रही हो। उसके कारण जो पूरी सीरीज बन रही हो वो कैसी बन रही हो, एपी बन रही हो। समझ में आई बात कि इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है बिटवीन ए एंड बी। सो हम लोग को वो n नंबर्स फाइंड करना है। अब देखो ये a है, मतलब हम लोग को A1, A2, A3, AN, BAN ये सब फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ A, B एंड N। इनके टर्म्स में वी नीड टू फाइंड। ओके, अब देखो इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं बताओ जरा, इस सीरीज में कितने टर्म्स होते हैं सर n प्लस टू। n+2 n+2। देखो यहां से लेके यहां तक तो n टर्म्स हो जाते हैं, फिर एक ये और एक ये, टोटल n+2 टर्म्स होते हैं। तो जैसे मान लो इस AP का फर्स्ट टर्म वो तो A ही है दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस मान लो D है। कैन वी से दैट Tn+2 that is B, this will be what, Tn+2। अब देखो Tn+2 का क्या मतलब है, A प्लस इसमें से एक कम करो, n+1D इज इक्वल टू B। तो D क्या आ जाएगा, B माइनस ए होल अपॉन n+1, B माइनस ए होल अपॉन n+1। समझ में आई बात, मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस B माइनस ए अपॉन n+1 है
और इस एपी का फर्स्ट टर्म ए है। अब जैसे मान लो अगर मेरे को A1 फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड A1 को मैं क्या लिखता, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ऐसे बोलता, तो वो इस सीरीज का कौन सा टर्म होता, सेकंड। सेकेंड टर्म होता। और सेकेंड टर्म को अपने कैसे बोलते, A प्लस डी से बोलते। इट मीन्स A और D की जगह ये पुट कर दिया, B माइनस A अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक LCM ऑफ n प्लस 1। an plus a plus b minus a. So a and a will get cancelled. So a1 will be an plus b upon n plus 1. समझ में आई बात कि a1 ये आ गया। ऐसे ही a2 अगर मेरे को फाइंड करना होता, if I want to find a2, so a2 मतलब ये वाला टर्म, वो इस AP का कौन सा टर्म होता, T3 होता। T3 मतलब A प्लस 2D, मतलब A प्लस 2 टाइम्स D की जगह B माइनस A अपॉन n प्लस 1। अब देखो नीचे n प्लस 1 लिख लिया, तो A का कोफिशिएंट ऐसे बन जाएगा n माइनस 1A प्लस 2B, तो ये A2 आ गया। समझ में आई बात? सब लोग एक बार कमेंट करो, ये चीज क्लियर है कि कोई भी तुमको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे तुम? अब देखो एक शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। जैसे ध्यान में रखो कि हमारा A1 ये आया था, दिस वाज A1, दिस वाज A2। अब शॉर्टकट मेथड है A1 A2 ये सब फाइंड करने का, तो वो शॉर्टकट मेथड क्या है? जैसे सबसे पहले एक बात बताओ, जैसे मान लो A और B है, उसके बीच में अगर मैं दो टर्म्स इंसर्ट करूं तो कितने गैप्स क्रिएट होंगे, बताओ? 3 गैप्स क्रिएट होंगे, 3 गैप्स क्रिएट होंगे। सो अगर दो नंबर्स इंसर्ट किया A और B के बीच में तो 3 गैप्स क्रिएट हुए। तो अगर मैं A और B के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करूं, A1 A2 टिल AN, तो कितने गैप्स होते हैं? n प्लस 1। n प्लस 1 गैप्स। ये चीज बहुत काम देगी हम लोग को, तो ये ध्यान रखना। अगर A और B के बीच में मैंने n नंबर्स इंसर्ट किए तो n प्लस 1 गैप्स होंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मेरे को A1 फाइंड करना था, तो A लिखो, B लिखो, A1 लिखो। सर तो वो n प्लस 1 गैप्स कैसे? n देखो, दो नंबर्स इंसर्ट किए थे तो 3 गैप्स क्रिएट हुए, मतलब एक ज्यादा गैप। तो n नंबर्स इंसर्ट किए तो n प्लस 1 गैप्स क्रिएट हुए। अब देखो A और A1 के बीच में कितना गैप है, बोलो? एक गैप है, और टोटल n प्लस 1 गैप्स थे, मतलब A1 और B के बीच में कितने गैप्स होते हैं? n गैप्स, और ये 1 गैप एक तरीके से। अब A1 फाइंड करने के लिए ना, व्हाट यू कैन डू, यू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में?
9/10 में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू बी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो n इंटू ए होल अपॉन दिस प्लस दिस होता है n प्लस 1। तो देखो a1 आ गया कि नहीं? a1 इधर क्या था देखो, an प्लस बी अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे भी a1 जो है वही हुआ a1 प्लस बी, सॉरी an प्लस बी होल अपॉन n प्लस 1। Say for example, if I am interested in finding a7 क्या होता है? तो बताओ, ये a है, ये b है, ये a7 है। तो a और a7 के बीच में कितने गैप्स होते हैं? 7. 7। और टोटल कितने गैप्स थे? n प्लस 1 गैप्स थे टोटल। तो इसको कितना होना पड़ेगा ताकि n ये minus दोनों 6. ये दोनों मिलके n प्लस 1 बन जाए? इसको n माइनस 6 होना पड़ेगा। बस अब क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। a7 इज इक्वल टू n माइनस 6 इंटू a प्लस 7 इंटू बी होल अपॉन दिस प्लस दिस। तो दिस प्लस दिस करोगे तो क्या बनेगा? n प्लस 1। सो सर गैप्स मतलब क्या? गैप्स मतलब कि ऐसे, जैसे मान लो a है, ये a1 है, ये a2 है, ऐसे ही ये an है, ये b है। तो मैं कहूंगा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक गैप है, वैसे ही ये भी एक गैप है, ये भी एक गैप है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच को मैं गैप कह रहा हूं। तो a और a1 के बीच में कितना गैप होता? एक गैप। a और a2 के बीच में कितना गैप होता? 1 प्लस 1, 2 गैप। ठीक है, ये तो याद करने का तरीका है एक तरीके से कि हाउ वी कैन क्विकली अप्लाई दिस। सो सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये क्लियर है सेक्शन फॉर्मूला वाला? तो जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर करना है कि बिटवीन 10 and 100 18 arithmetic means are inserted, a1 a2 till a18, then find a7। सर एक बार ऊपर जाएंगे। सर हर एक मतलब आपने यहाँ A1 और A1 का A7 का आपने सब दिया है सर, पर हर चीज का होगा ना, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ तो तुम लगा सकते हो ना, मतलब फॉर्मूला अलग से, जैसे मान लो तुमको ऐसे लगाना होता, फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे A7 है तो A और A7 तो के बीच में सर हम 7 इसे, गैप है। तो सर हम A1 फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं ना? हाँ A1 तो A1 फाइंड आउट करके क्या करोगे तुम उससे? मतलब एक KP बनाऊंगा, फिर ऐसे कर सकते हैं ना? तो फिर ये सीखने की क्या जरूरत है फिर, ये सेक्शन फॉर्मूला? उससे तो काम बहुत इजीली होगा ना, सेक्शन फॉर्मूले से क्विकली होगा ना।
अच्छा सर। डायरेक्टली यहाँ पे A7 आ जाएगा। सर एक बार एक सेक्शन फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे क्या वापस से, वो थोड़ा सा दिमाग में घुसा है। देखो, जैसे मान लो A और B है, उसके बीच में मैंने n टर्म्स इंसर्ट किए, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कितने गैप्स क्रिएट होंगे, n+1 गैप्स क्रिएट होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे से कोई पूछे कि A3 क्या होगा थर्ड अरिथमेटिक में, तो मैं A लिखूंगा, A3 लिखूंगा, B लिखूंगा। तो A और A3 के बीच में 3 गैप्स होंगे। ठीक है, A और A1 के बीच में एक गैप, A1 A2 के बीच में एक गैप, A2 A3 के बीच में एक गैप। तो A और A3 के बीच में कितने गैप्स हो गए? 3 गैप्स। और टोटल n+1 गैप्स होने चाहिए थे। इसका मतलब यहाँ पे कितने गैप्स होने चाहिए थे? n-2 गैप्स। तभी जाके ये और ये मिलके n+1 गैप्स बन जाएंगे। अब हम लोग A3 कैसे लिखेंगे? A3 लिखने के लिए सेक्शन फॉर्म में लगा देंगे, 3 × B प्लस n-2 × A। सर अगर ऐसा कोई मतलब कंपल्सरी नहीं है, मतलब इसी से कर सकते और किसी से सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, इसीलिए बस बताया। जैसे तुमको सही लगे वैसे करो। सर आंसर क्या है? देखना पड़ेगा। सर हम्म, सर मैं एक बार दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूँ या मुझे एडमिट करते हैं? क्या कह रहे हो? सर मैं एक बार दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लूँ तो आप मुझे एडमिट करते हैं? हाँ ठीक है। चलो, और किसका इसका आंसर आया? बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो, बहुत सिंपल सा है। 10 है और 100 है, उनके बीच में मैंने क्या किया? 18 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए, A1 A2 टिल A18। तो यहाँ पे लिख लो, अगर 18 हुए तो गैप्स कितने हुए होंगे? 19। ठीक है, और हम लोग से क्या पूछा गया? A7। तो देखो 10 है, A7 है, 100 है। तो जैसे A7 है ना, तो यहाँ पे 7 गैप्स ही होंगे और टोटल 19 गैप्स बनाने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या लाना पड़ेगा? 12 गैप्स, 12 गैप्स। तब जाके टोटल 19 गैप्स होंगे। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्म में लगा दो, 12 × 10 प्लस 7 × 100 होल अपॉन 7 + 12, 90। तो 120 प्लस 700, 820 होल अपॉन 90। यही हमारा आंसर है, A7। समझ में आई बात?
किसी को डाउट है अभी इसमें, ये सब में किसी को आंसर हाँ 13 नहीं 12a plus 7b by 19, not 13. सर हाँ एक बार वो फॉर्मूला फिर से दिखा देंगे क्या? कौन सा इधर? नहीं सर, ऊपर। हाँ सर, थैंक यू सर, हो गया। चलिए ओके। तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, वो क्या है कि इफ a1 a2 a3 till an are in AP, then arithmetic mean of the terms taken symmetrically from first and last are equal, and they all are also equal to arithmetic mean of all the terms, and they all are also equal to arithmetic mean of all the terms. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है वो देखो। जैसे मान लो a1 a2 a3, इधर an है, इधर an-1 है, इधर an-2 है, ये लोग से AP में है, ये लोग किसमें है? AP में। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट कौन से होंगे? जैसे a1 और an, ये लोग होंगे सिमेट्रिकल टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट, या a2 एंड an-1, मतलब ये शुरू से सेकंड है और ये एंड से सेकंड है, या a3 एंड an-2, ये शुरू से थर्ड है और ये एंड से थर्ड है। तो मैं क्या कहूँगा, ये एक सिमेट्रिकल पेयर है, ये एक दूसरा सिमेट्रिकल पेयर है, ये एक तीसरा सिमेट्रिकल पेयर है। समझ में आ रही बात? अच्छा, सिमेट्रिकल पेयर में खास बात पता है क्या है कि दोनों के सबस्क्रिप्ट का सम, दोनों के सबस्क्रिप्ट का सम हमेशा n+1 होगा। देखो 1 + n, n+1, 2 + n-1, सबस्क्रिप्ट का सम n+1, 3 + n-2, सबस्क्रिप्ट का सम n+1। ठीक है, सो अगर जैसे हम लोग से बोले कि a1 a2 a3 till a55 ये लोग AP में हैं, और कोई पूछे मेरे से कि a12 का सिमेट्रिकल पेयर कौन सा होता, तो बताओ a12 का सिमेट्रिकल पेयर कौन सा होता? n-11 सर 44 44, यस। अमित
तुमको आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो अमित। तो देखो सर इसमें एक और बार एक्सप्लेन करेंगे क्या, मतलब आपने सिमेट्री के बारे क्या बोला? देखो A1 का सिमेट्रिकल पेयर कौन सा है? मतलब A1 और AN एक सिमेट्रिकल पेयर है, वैसे A2 एंड AN-1 एक सिमेट्रिकल पेयर है, A3 एंड AN-2 ये एक तीसरा सिमेट्रिकल पेयर है। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जर्वेशन है कि जो सिमेट्रिकल पेयर्स होते हैं उनके सबस्क्रिप्ट का सम हमेशा n+1 आता है। जैसे 1 और n का सम n+1, 2 और n-1 का सम n+1, 3 एंड n-2 का सम n+1। तो जैसे यहाँ पे n कितना है? 55 है, तो n+1 जो है वो 56 होता। तो A12 का सिमेट्रिकल कौन होता? ये वो वाला सबस्क्रिप्ट होता ताकि इसका और इसका सम 56 हो जाए। तो 44 होना चाहिए था A12 का सिमेट्रिकल, A44। समझ में आई बात? जैसे मान लो कोई पूछे कि A20 का सिमेट्रिकल पेयर कौन सा होता, तो मैं क्या बोलता? A 36, ताकि इन दोनों का सम n+1 के बराबर आ जाए, विच इज 56। ठीक है, तो खैर सर A28 का A28 ही रहेगा। A28 का, हाँ A28 एक तरीके से उस सीरीज का मिडिल टर्म रहेगा। यस सर। तो अब ये जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है पूरा ये प्रॉपर्टी कि if A1, A2, A3 till AN are in AP, then arithmetic mean of the terms taken symmetrically from first and last are equal and they are also equal to arithmetic mean of all the terms. तो जो प्रॉपर्टी है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मान लो A1, A2, A3 till AN-2, AN-1, AN। तो अगर मैं A1 और AN को उठाऊं, क्योंकि वो लोग सिमेट्रिकल पेयर है, ये स्टार्टिंग से पहला टर्म है, ये एंड से पहला टर्म है, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? A1 प्लस AN/2। ठीक है, फिर मैं स्टार्टिंग से सेकंड उठाऊं और एंड से भी सेकंड उठाऊं, तो इन दोनों का सिमेट्रिकल, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? A2 प्लस AN-2। अच्छा, मेरी से इच्छा हुई कि मैं स्टार्टिंग से A1, A3 उठा लूं और एंड से A1 का सिमेट्रिकल AN और A3 का सिमेट्रिकल AN-2। तो ये भी सिमेट्रिकल टाइप की चीज है। सर सॉरी टू इंटरप्ट बट अमित वेटिंग रूम में उसको अंदर ले लीजिए ना। ठीक है, तो A1, A3, AN-2, AN, ये लोग कोई ऐसे ही एज इट इज टाइप के टर्म है कि कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है इसमें? बताओ। ये जो टर्म्स लिखे हैं ये ऐसे ही वैसे हैं, कुछ स्पेशल खास बात है इसमें? इसमें खास बात है कि A1 का सिमेट्रिकल AN है, सिमिलरली A3 का सिमेट्रिकल AN-2 है। तो अगर मैं इन चारों का अरिथमेटिक मीन लिखूं तो क्या बनेगा? A1 प्लस A3 प्लस AN-2 प्लस AN होल अपॉन 4। चार टर्म्स है ना, इसलिए होल अपॉन 4। तो ये सारे आपस में इक्वल होंगे
और ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, और ये सारे आपस में इक्वल किसके बराबर होंगे? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स, a1 plus a2 plus a3 till an whole upon n। समझ में आया? फिर आप एक बार वापस समझा सकते हैं क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे मान लो a1 a2 a3 till an ये लोग AP में है, तो जैसे a1 का सिमेट्रिकल कौन है? an है, तो मैंने a1 और an को एक साथ लिया। अपन वेटिंग रूम में गए, हमें तो एंटर कर दिया ना। हाँ सर, वो पहले का था मैसेज। a1 का सिमेट्रिकल कौन सा है? an है, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a1 प्लस an/2। ठीक है, वैसे ही मैं a2 का सिमेट्रिकल कौन सा होता? an-1 होता, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता? a2 प्लस an-1/2। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल दो टर्म्स के लिए, जैसे मान लो मैंने a1 a3 लिया और a1 का सिमेट्रिकल an होता और a3 का सिमेट्रिकल an-2 होता। तो ये जो चार टर्म्स होते हैं ये कुछ खास टर्म्स होते हैं, मतलब इसमें दो दो के पेयर्स बन रहे होते हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a1 प्लस a3 प्लस an-2 प्लस an/4। और ऐसे बहुत सारे पेयरिंग्स टाइप की तुम बना सकते हो। दे ऑल आर इक्वल टू, ये सारे के सारे इक्वल है, एंड दे ऑल आर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स, a1 प्लस a2 प्लस a3 till an whole upon n। ओके सर। ठीक है, चलो। सर सर आप थोड़ा सा ऊपर का दिखाएंगे क्या? वो मैंने लिखा। और कौन सा पार्ट? डेफिनेशन देखना है क्या? ब्लैक वाला? यस। थैंक यू सर। हो गया? अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे मैं तुम लोग का क्वेश्चन देता हूँ कि f a1 a2 a3 till a20 are in AP। ठीक है, a1 a2 a3 till a20 are in AP, then and a2 plus a4 plus a17 plus a19 is equal to a, then find the value of a1 plus a2 plus a3 till a20। सर 160। 160 नहीं, सर 40। 40।
ये सर मुझे भी 40 आया। चलो सब लोग चलो 40 आएगा आंसर। किसका किसका 40 आ गया चैट बॉक्स में? 40। यस सर सेम। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी करो। तो अच्छा ये बताओ इस क्वेश्चन में कि ये जो 4 टर्म्स दिए हैं ऐसे ही कोई एट रैंडम टर्म्स दिए हुए हैं क्या? नहीं सर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। देखो जैसे A1 A2 till A20 तो n की वैल्यू 20 है तो n+1 मतलब 21 होता। तो अगर सब्सक्रिप्ट का सम 21 आ जा रहा है तो वो सिमेट्रिकल होते। तो A2 का सिमेट्रिकल A19 होता और A4 का सिमेट्रिकल A17 होता। समझ में आई बात? तो ये सिमेट्रिकल टर्म्स हैं तो हम लोग वो वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या कि A2 प्लस A4 प्लस A17 प्लस A19 whole upon 4. This should be equal to arithmetic mean of all the terms. Whole upon 20. अब देखो ये क्या बन गया 8/4 is equal to A1 plus A2 till A20 whole upon 20. अब 20 को उधर लेके चले जाओ। Is equal to 2 into 20 which is 40. Answer आ गया। So सारे बच्चों को समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट है तो एक बार अनम्यूट करके पूछ लो भाई, या चैट बॉक्स में लिख लो अगर डाउट है तो। बोलो anyone having any sort of doubt? अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे कि if for an AP Sn is equal to 3n square plus 2n and T1 T2 till T20 are terms of AP, ठीक है? Then evaluate T1 square minus T2 square plus T3 square minus T4 square, ऐसे ही T19 square minus T20
चलो सो किया जाए इस क्वेश्चन को। सर 1 मिनट। 1 मिनट। तो किसका किसका आंसर आया? दिव्यांश 70 - 70 400 और किसी का है चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2। t3 स्क्वायर माइनस t4 स्क्वायर, इसको अपने क्या लिख सकते हैं? t3 माइनस t4 इंटू t3 प्लस t4। ऐसे ही t19 स्क्वायर माइनस t20 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? t19 माइनस t20 इंटू t19 प्लस t20। इतनी बात से सब लोग अग्री करेंगे? यस सर। अब देखो ये एपी है, तो एपी में क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना t1 माइनस t2 है उतना ही t3 माइनस t4 भी होगा, उतना ही t19 माइनस t20 भी होगा, एंड दोज विल बी व्हाट? एक तरीके से माइनस डी, माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे भी माइनस डी आएगा, यहाँ पे भी माइनस डी आएगा, यहाँ पे भी माइनस डी आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया? माइनस डी, हाँ और बार बताइए ना, माइनस डी कैसे आया? एपी में क्या होता है? एपी में जैसे ये एपी है तो T2 माइनस T1 तो D होता, दिस माइनस दिस, तो T1 माइनस T2 क्या होता? माइनस D होता। ओके सर। ऐसे T3 माइनस T4 माइनस D, समझे? तो हर जगह से माइनस D कॉमन आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा? T1 प्लस T2, फिर यहाँ से क्या आया? T3 प्लस T4, और ऐसा ही क्या आता जाएगा एंड में? T19 प्लस T20। ठीक है, T19 प्लस T20। समझ में आ रही बात? सर हाँ सर ग्रुप पे मैसेज डाला किसी को, तो वेटिंग में रन ऑफ कर। ग्रुप पे तो किसी ने नहीं डाला, अभी डाला है क्या? प्रकाश, चल ठीक है। अब देखो T1 से लेके T20 तक, उसको मैं क्या कहूँगा एक तरीके से? S20, सम ऑफ 20 टर्म्स, S20। अच्छा, इसको देख के हम लोग D फाइंड कर सकते हैं क्या? याद है एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाई थी कल के क्लास से या उससे पहले वाले क्लास में, कि ये जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो कॉमन डिफरेंस बाय 2 होता है। तो कॉमन डिफरेंस बाय 2 इज इक्वल टू 3, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 6। तो ये क्या हो गया? -6 टाइम्स। अच्छा S20 मतलब Sn में n की जगह 20 पुट कर दो,
3 times 20 square plus 2 times 20. Four hundred into 3, 1200. 240. Minus 7440. समझ में आया सबको? ये कौन आ गया भाई? ये प्रकाश कोई है क्या तुम लोग के उसमें? प्रकाश अपना वीडियो ऑन करो। सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? बोलो स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट। यस सो चलो तो आगे बढ़ा जाए अपने। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो कि टू अज्यूम 3 terms in AP, take them as, कैसे अज्यूम करते हैं बताओ? 3 टर्म्स को कैसे अज्यूम करते हैं? A minus B, A plus B. ठीक है, और फिर टू अज्यूम 4 terms in AP, सर A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. ठीक है, तो मान लो कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आया तो हम यूज कर लेंगे। ये वैसे तुम लोग ने 10th में भी पढ़ा होगा ये वाली चीज, है ना? सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टार्ट करना है बताओ? जीपी सर। जीपी। So let's start geometric progression. GP. ठीक है, तो जीपी का डेफिनेशन क्या होता है? जीपी का डेफिनेशन होता है सर ऐसी सीरीज जिसमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम रहता है। हाँ, a series in which ratio of 2 consecutive terms is same. सर एक ठीक है, सेकंड ऊपर करेंगे प्लीज। हो गया सर, थैंक यू। हो गया?
सीरीज इन विच रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। जैसे मान लो अगर मैं जीपी का एग्जांपल दूँ तो 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। तो जैसे अगर तुमसे T2 अपॉन T1 निकालो तो दैट विल बी 6 अपॉन 2, 3। T3 अपॉन T2 निकालोगे तो 18 अपॉन 6, 3। T4 अपॉन T3 निकालोगे 54 अपॉन 18, दैट इज ऑल्सो 3। समझ में आ रहा है? तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा? सेम आ रहा है। तो वैसी सीरीज को क्या कहेंगे? अपने जीपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, इज डिनोटेड बाय ए, एंड जो रेशियो है ना उसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो जैसे मान लो एक जीपी है, तो जीपी का जैसे मान लो फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो जैसे मान लो फर्स्ट टर्म को तो मैंने ए लिख लिया, सेकंड टर्म को T2 लिख लिया, थर्ड टर्म को T3 लिख लिया, फोर्थ टर्म को T4 लिख लिया एंड सो ऑन। इसका कॉमन रेशियो क्या है? आर। कॉमन रेशियो आर होने का क्या मतलब है? कॉमन रेशियो आर होने का मतलब है कि T2 अपॉन ए, दिस शुड बी इक्वल टू आर। मतलब T2 की वैल्यू क्या आ गई? A इंटू आर। फिर ऐसे ही T3 अपॉन T2, that should also be equal to R. मतलब T3 is equal to R into T2। T3 AR स्क्वायर। ऐसा ही T4 जो है वो क्या बन जाता है हमारा? AR क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो हमारे जीपी का फॉर्मेट होता है, जैसे एपी का फॉर्मेट क्या होता है? A, A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन। वैसे जीपी का फॉर्मेट क्या होता है? A, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। ये जीपी का फॉर्मेट होता है। इसको मैं T1 कहता हूँ, इसको मैं T2 कहता हूँ, इसको मैं T3 कहता हूँ। ऐसे ही एक TN भी आ रहा होता। ठीक है, ऐसे ही क्या आ रहा होता? एक TN भी आ रहा होता। अब देखो, अगर तुम पैटर्न ऑब्जर्व करो तो हर जगह A तो आ रहा है भाई, तो TN में भी A तो आएगा। अब देखो, जब सबस्क्रिप्ट 2 था तो R का पावर 1 था, जब सबस्क्रिप्ट 3 था तो R का पावर 2 था, तो जब सबस्क्रिप्ट N होता तो R का पावर क्या होता? N माइनस 1। सो nth टर्म ऑफ GP जो होता है वो क्या होता है? A इंटू आर रेस टू N माइनस 1। ये क्या हो गया? फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ GP। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। जो भी हम लोग ने डिस्कस किया अभी जीपी के बारे में, तो एक बार जल्दी से लिख लो। ये वाला फॉर्मूला हम लोग को ऑब्वियसली याद करके रखना है। फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी इज A इंटू, जो ये पावर जा रहा है N-1 वो केवल R के ऊपर जा रहा है,
कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि AR होल रेस टू n माइनस वन है, वैसा नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ जीपी। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है, 10 मिनट की, उसको समझ लो जल्दी से। टाइप्स ऑफ जीपी में पहला सेग्रीगेशन होता है बेस्ड ऑन क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। पहला सेग्रीगेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में एक होता है फाइनाइट जीपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट जीपी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनाइट जीपी में क्या होगा, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। मतलब वो सीरीज जो है कहीं पे जाके खत्म हो जा रही होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 6 8 टिल 10 टर्म्स, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट जीपी हो गई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो गए। इनफाइनाइट जीपी का क्या मतलब है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 2 6 8 तो नहीं हो सकता, 18 एंड डॉट 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 ऐसे लगा दिया। डॉट 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 लगाने के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है कि ये सीरीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रही है। समझ में आ गया? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में दो टाइप की जीपी होती है, फाइनाइट जीपी एंड इनफाइनाइट जीपी। उसके बाद जो दूसरा सेग्रीगेशन होता है हमारा जीपी का, दैट इज बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो। बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो। ठीक है, अब इसमें जो दो सेग्रीगेशन होता है, उसमें पहला सेग्रीगेशन होता है इंक्रीजिंग जीपी और दूसरा सेग्रीगेशन होता है डिक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग जीपी का क्या डेफिनेशन होता है वो देख लो। इंक्रीजिंग जीपी का डेफिनेशन होता है अ जीपी whose magnitude of terms increases when we move from left to right in the series. When we move from left to right in the series. ठीक है, a GP whose magnitude of terms increases when we move from left to right in the series. For increasing GP, R जो है या तो वो 1 से बड़ा हो या तो R -1 से छोटा हो। वैसे जीपी को क्या कहते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग जीपी। वैसे जीपी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग जीपी। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल दूं अगर मैं तुमको, से 2 6 18 54 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है तुम्हारी
दिख रहा है 3 है। अब जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम्हारे टर्म्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? 2 से 6 हुआ, 6 से 18 हुआ, 18 से 54 हुआ। अच्छा, अगर मैं ऐसी जीपी लिखूं, जैसे मान लो 2 -4 8 -16 एंड सो ऑन, तो इसमें कॉमन रेशियो बताओ क्या होगा? -2 -2 होगा। अच्छा, इसमें अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओ तो बताओ टर्म्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। यस बोलो भाई, कर रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? मैग्नीट्यूड। टर्म्स का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, भले टर्म्स इंक्रीज ना कर रहे हो। देखो 2 का मैग्नीट्यूड क्या है? अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, तो 2 का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 ही है। -4 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 4। 8 का मैग्नीट्यूड 8, -16 का मैग्नीट्यूड 16। तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो था R1 से बड़ा था, यहाँ पे जो था R-1 से छोटा था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, क्या कहते हैं, ऐसी दोनों टाइप की जीपी को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज इंक्रीजिंग जीपी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग जीपी। तो डेफिनेशन समझ में आया इंक्रीजिंग जीपी का? यस सर। बोलो भाई, इंक्रीजिंग जीपी का डेफिनेशन समझ में आया? यस सर। यस सर यस सर। ओके। क्या स्क्रॉल करना है अभियुक्ता? कहाँ पे स्क्रॉल करना है? बोलो। अच्छा चलो, सेकंड नंबर पे आता है डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है। अब डिक्रीजिंग जीपी में क्या होता है कि a GP whose magnitude decreases on moving from left to right. For decreasing GP, R is between -1 से 1। और किसी भी जीपी में R तो 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आगे बताता हूँ। किसी भी जीपी में कॉमन रेशियो 0 के बराबर नहीं हो सकता। फॉर डिक्रीजिंग जीपी R is between -1 से 1। तो जैसे एक मैं एग्जांपल लूँ, अगर शो करूँ तुम लोग को, से 8 4 2 1 0.5 एंड सो ऑन। तो देखो, लेफ्ट से राइट मूव करने में क्या टर्म्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। पहले 8 था, फिर उससे कम हुआ 4 हुआ, फिर उससे कम हुआ 2 हुआ, उससे कम हुआ 1 हुआ। अच्छा, इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? हाफ है, ठीक है। तो इस जीपी को मैं क्या कहूंगा? और डिक्रीजिंग जीपी। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 8 -4 2 -1 0.5,
तो इसमें लेफ्ट टू राइट जाने में क्या मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है? हाँ, पहले हाँ सर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो पहले मैग्नीट्यूड 8 था, फिर -4 का मैग्नीट्यूड कितना होता? 4, 2 का मैग्नीट्यूड 2, -1 का मैग्नीट्यूड 1, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता? -12। तो देखो, चाहे हाफ हो चाहे -12 हो, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो उस जीपी को भी हम लोग क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग जीपी। उस जीपी को भी वी विल से डिक्रीजिंग जीपी। तो इंक्रीजिंग जीपी में R 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। डिक्रीजिंग जीपी में R -1 से 1 के बीच में हो, और किसी भी जीपी में R 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? R अगर 0 के बराबर हो जाता, जैसे मान लो मैं एक ऐसी जीपी लिखता T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, और R 0 के बराबर है, तो इसका मतलब कि T2 अपॉन T1 0 हो गया, मतलब T2 0 हो गया। अब मैं जब T3 अपॉन T2 निकालता, तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया होता। समझ में आ रही बात? जिससे कॉमन रेशियो नॉट डिफाइंड हो जाता। इसलिए किसी भी जीपी में R की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी 0। समझ में आई बात? तो इतनी थ्योरी क्लियर है तुम लोग को? स्टूडेंट्स, इतनी थ्योरी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सो अच्छा, जीपी के ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो है बस इतना ही करते हैं, और तुम लोग जो होमवर्क था वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? जो होमवर्क दिया था मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग nth टर्म ऑफ जीपी, फिर सम ऑफ जीपी, ये सब पढ़ेंगे। ओके Okay sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. चलो, सो सर हाँ सर एक्चुअली हमारा लाइक हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सर, तो हम कुछ क्लास में क्या होगा सर? क्या हुआ? क्लास हाफ ईयरली एग्जाम तो हाँ स्कूल में स्टार्ट होंगे सर। अच्छा, कब से? तो सब सर स्टार्ट 21st से 21st से 21st से। आज कितनी तारीख है? आज 10 तारीख है ना? ठीक है, तो उस समय एक बार जो तुम्हारे सेंटर हेड है उनको एक बार बोल देना, तो वो लोग थोड़ा टाइम टेबल में एडजस्टमेंट करा के क्लासेस थोड़े रिड्यूस करा देंगे। ठीक है, तो उनको रिमाइंड करा देना। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो।